वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th बायोमॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर नीट के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि 11th और बीएससी एंट्रेंस के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हम एंजाइम पार्ट को पढ़ रहे थे बायोमॉलिक्यूल में, और ये उसका लास्ट टॉपिक है कि एंजाइम कैसे काम करता है, हाउ एंजाइम एक्चुअली वर्क्स। ठीक है, तो मैकेनिज्म पढ़ेंगे यहाँ पे, और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, हम वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाउ एन एंजाइम वर्क्स, कैसे एक एंजाइम काम करता है, कैसे ये फंक्शन करता है, और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो उसके लिए हमको समझना होगा कि ऐसा केमिकल कंपाउंड या सब्सटेंस जिस पे एंजाइम काम करता है, ऑन विच एंजाइम एक्चुअली एक्ट और वर्क, दैट सब्सटेंस इज नोन एज सबस्ट्रेट। व्हाट दैट इज? सबस्ट्रेट। ओके, एंड at the end of any biochemical reaction, some substance are formed, either it is complex or simple. It doesn't matter that it is a complex or simple, but the final result is what? That we have some substance. Okay, and that substance is known as product. Now where is enzyme here? Actually enzyme is here, enzyme substrate plus enzyme, and it gives you product, but at the same time enzyme gets separated also. What happens at the same time? That enzyme gets separated from the product. यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमारी बॉडी में हो रहा है उसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है, लेकिन प्रोडक्ट में वो बन के बाहर प्रोडक्ट के साथ नहीं आता है। वो एक्टिवेट या कुछ एक्टिविटी करने के बाद खुद को सेपरेट कर लेता है, और फाइनली प्रोडक्ट अलग बनता है और एंजाइम फिर से अलग हो जाते हैं। यस, दिस इज द मैजिक। तो इसी मैजिक पे ये हमारा काम एंजाइम करता है। अब आपको समझना होगा कि अगर एंजाइम नहीं होगा तो क्या सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा? बनेगा, लेकिन बहुत स्लो बनेगा। ठीक है, बहुत एनर्जी भी खर्च करनी पड़ेगी, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट्स होंगे, और हो सकता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो तो ना भी बने। ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो एंजाइम के होने से ऐसा क्या चेंज हो गया कि प्रोडक्ट इजीली बनने लगा? तो इसके लिए हमको एक चार्ट समझना होगा जो हमारे साइड में बना हुआ है। नाउ सी द चार्ट। इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में क्या है? नीचे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन आगे की ओर बढ़ रहा है, और ऊपर पोटेंशियल एनर्जी। अब आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे देते जाएंगे वैसे वैसे रिएक्शन आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। ओके, मान लीजिए कि हमारे पास कोई सबस्ट्रेट है, सब्सटेंस है, वो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे, इट इज हियर एट इनिशियल पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इनिशियल पॉइंट पे अगर एंजाइम नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, दैट इज विदाउट एंजाइम, तो क्या होगा कि ये ऊपर एक्टिवेशन, इसको एक्टिवेशन मतलब वो जो सबस्ट्रेट और एंजाइम जुड़ के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ट्रांजिशन बनाएंगे, तो वहाँ पे प्रोडक्ट बनने के लिए जो पहली स्टेप होगी एक्टिवेशन होगी। तो इस कॉम्प्लेक्स के एक्टिवेशन में, यानी एंजाइम होने, जो रिएक्शन होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसके एक्टिवेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। आप देख रहे हैं ये ब्लैक वाली लाइन जो है वो बनाई गई है विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन के लिए। यानी जब एंजाइम नहीं है तब सबस्ट्रेट में हमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी खर्च करनी पड़ रही? बहुत ज़्यादा। अगर इसको 1 2 3 4 5 तो मान लीजिए ये 10 के बराबर खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, 10 किलो कैलोरी, और तब जाकर के ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है, यानी इसके बाद रिएक्शन फिर अपने आप आगे होगा। तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर एंजाइम जुड़ जाएगा तब क्या होगा? तो ग्रीन वाली लाइन यहाँ पे ये दिखा रही है कि जब एंजाइम जुड़ जाते हैं विद एंजाइम तब क्या होता है? तो यही एक्टिवेशन एनर्जी जो कभी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, ये इतना रिड्यूस हो गई, एटलीस्ट हाफ हो गई, आधे या आधे से भी कम हो गई, और तुरंत क्या हो गया, यहाँ
कॉम्प्लेक्स बन गया, यानी एक्टिवेशन हो गया और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन फाइनली हो गया। तो ऐसा क्या होता है, ऐसे क्या चेंजेस आती हैं, ये तो आपको समझ में आ गया कि एंजाइम जुड़ जाने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और एंजाइम नहीं रहता तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसी वजह से हमारा जो एंजाइम होता है वो बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शन उसको बहुत फास्ट तरीके से कंप्लीट करा लेता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ये एनर्जी कम खर्च करनी पड़ी। तो होता ये है कि जब सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम जुड़ता है तो कुछ स्पेसिफिक कॉन्फॉर्मेशन में चेंज लाता है, यानी बनावट में चेंज लाता है। जब कॉन्फॉर्मेशनल या बनावट में चेंज आता है तो उसकी वजह से अब बॉन्ड की ब्रेकिंग कम एनर्जी में इजी तरीके से हो जाती है। सो यही मैटर एक्चुअल में प्रेजेंट है इस पूरी की पूरी ग्राफ की स्टडी में। अब हम आगे पढ़ते हैं कि किस किस तरीके से एंजाइम के कौन कौन से मैकेनिज्म के एक्शन हैं। दो मैकेनिज्म हमको यहाँ पढ़ना है, एक लॉक एंड की मॉडल, दूसरा इंड्यूस फिट थियरी। ओके, सो दीज आर टू थियरीज, लॉक एंड की हाइपोथेसिस एंड इंड्यूस फिट थियरी, और यही दोनों आपको स्टडी करना है। पहले वाले मॉडल को एमएल फिशर ने दिया था, एमएल फिशर, गिवन बाय एमएल फिशर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग एमएल फिशर ये कहते थे कि जैसे हर एक लॉक की एक पर्टिकुलर की होती है और उसी से वो ओपन होता है, यानी हर एक ताले की एक पर्टिकुलर चाबी होती है जिससे कि वो ओपन होता है, उसी तरह से हर एक सबस्ट्रेट के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है जो उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, यानी अनलॉक कर देता है। एकदम सेम टू सेम मैकेनिज्म, यानी इसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट जब जुड़ेंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और फाइनली प्रोडक्ट बनेगा। तो इसके एक अगर आप नोटेशन देखना चाहते हैं तो E फॉर एंजाइम, S फॉर सबस्ट्रेट, और जब ये जुड़ जाएंगे तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फाइनली एंजाइम अलग हो जाएगा और इससे प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा, यही कॉम्प्लेक्स यहाँ भी है, लेकिन यहाँ मैकेनिज्म यानी तरीका होने का डिफरेंट है। चलिए, लॉक एंड की मॉडल तो बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ ही गया होगा, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। दिस इज आवर सबस्ट्रेट एंड दिस इज आवर एंजाइम। एंजाइम के पास कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं, दीज आर व्हाट, एक्टिव साइट्स। ये एक्टिव साइट्स जब जुड़ती हैं तो कॉम्प्लेक्स बनाती हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो ये सबस्ट्रेट में जुड़ गया, ठीक है यहाँ पे, और सबस्ट्रेट में जुड़ने के बाद अब ये क्या बन गया, ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया। दिस इज कॉल्ड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दिस इज व्हाट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसके बाद एंजाइम ने अपनी एक्टिविटी की और एंजाइम गेट सेपरेटेड। फिर एंजाइम क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और फाइनली सबस्ट्रेट से हमारे प्रोडक्ट्स जो डिजायर्ड प्रोडक्ट हैं वो बन जाएंगे। तो ये हो गया लॉक एंड की हाइपोथेसिस। अब हम मूव करते हैं इंड्यूस फिट थियरी की ओर। इंड्यूस फिट थियरी को डैन कोशलैंड ने दिया था। इसको किसने दिया था, डैन कोशलैंड, ठीक है। तो इंड्यूस फिट थियरी इज गिवन बाय डैन कोशलैंड। इस थियरी में मतलब थोड़ी सी वो रखी गई है, आप कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है इस थियरी में, कि मान लीजिए सबस्ट्रेट कैसा भी है, अगर एंजाइम का एक्टिव साइट जब उससे अटैच होता है तो फिर वो अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। तो जैसे हाथ में ग्लव्स हम पहनते हैं तो ग्लव्स थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन डालते ही फिर वो हमारे फिंगर्स में फिट होना शुरू हो जाता है। तो हैंड एंड ग्लव मॉडल, सो दिस इज ऑल्सो व्हाट, हैंड एंड ग्लव मॉडल, ठीक है। इसी को आप क्या कहते हैं, इंड्यूस फिट थियरी भी नाम देते हैं। तो चेक करते हैं कि इंड्यूस फिट थियरी कैसे काम करता है। डैन कोशलैंड के अकॉर्डिंग जब ये एक्टिव साइट है एंजाइम की, सबस्ट्रेट के साथ जब ये फिट मतलब जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो इसमें चेंज आ जाते हैं। एंजाइम क्या करता है, अपने आप को सबस्ट्रेट के हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करता है और सबस्ट्रेट के साथ ये एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स बना लेता है, लाइक दिस, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट, आवर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये समझ में आ गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो गया। तो
ये शुरू से ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन जुड़ने के बाद थोड़ा सा इसने मॉडिफाई कर लिया अपने आप को। किसने? एंजाइम ने। तो मॉडिफिकेशन यानी फिट हो जाएगा, इंड्यूस्ड फिट, यानी जब सबस्ट्रेट इंड्यूस हुआ तो एंजाइम उसके साथ फिट हो गया। सो दिस इज व्हाट इंड्यूस्ड फिट थियरी। फाइनली हमें फिर प्रोडक्ट्स, 2 प्रोडक्ट्स मिल गए, ठीक है, और इसमें से एंजाइम क्या हो गया? सेपरेट हो गया। एंजाइम get separated and we got our final products. So this is the basic difference between lock and key hypothesis and induced fit theory. ये तो समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। व्हाट इट इज? द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो अगर बाकी सारी की सारी कंडीशंस सही हैं तो सबस्ट्रेट जैसे जैसे बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट को बढ़ाते चले जाएंगे, है ना, यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वैसे वैसे रिएक्शन की रेट यानी वेलोसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आपको कंसीडर क्या करना है कि बाकी सब कुछ कांस्टेंट होना चाहिए। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगी वैसे वैसे, लेकिन एक लिमिट आएगी जहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगी। यानी कंसंट्रेशन चाहे आप जितना बढ़ा लीजिए सबस्ट्रेट का, मैक्सिमम इसी स्पीड में आपकी रिएक्शन हो सकती है। एंड दिस इज कॉल्ड वी मैक्स, यानी वेलोसिटी मैक्सिमम। किसकी वेलोसिटी? रेट, रिएक्शन होने की वेलोसिटी मैक्सिमम पहुंच गई है यहाँ पे। तो ये अपने आप में लिमिटिंग फैक्टर हो गया, यानी इसके बाद कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन शुरू में जैसे जैसे सबस्ट्रेट थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ओके, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी। अब इसमें एक वर्ड आता है, जैसे ये वी मैक्स पोजिशन हो गया, अब इसका जो हाफ होगा, मतलब कि ये इस पोजिशन पे इट इज 1/2 वी मैक्स, ठीक है। सो व्हाट इट इज? 1/2 वी मैक्स। तो इसको हम एक कांस्टेंट का नाम देते हैं, दैट इज मैकेलिस मेंटेन कांस्टेंट। तो रेट डिटरमाइनिंग कांस्टेंट वी मैक्स, और ये कैसे डिफाइन करते हैं इसको, मैकेलिस मेंटेन कांस्टेंट को? इट इज द हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये हो गया सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का इफेक्ट, है ना। तो क्या समझा आपने कि अगर सारी कंडीशंस सही हैं, इक्वल मतलब नॉर्मल हैं, और सबस्ट्रेट केवल हम बढ़ाते चले जाएंगे तो स्पीड बढ़ती चली जाएगी, लेकिन एक पोजीशन पे आने के बाद ये एकदम इक्वल लाइन पे मूव करेगी। ओके, अब इसके बाद एंजाइम कंसंट्रेशन की बात करें। सबस्ट्रेट के बाद हम लोग एंजाइम कंसंट्रेशन पे मूव करते हैं। एंजाइम कंसंट्रेशन क्या इफेक्ट करता है हमारे टोटल रिएक्शन के रेट को या नहीं करता है, तो देखते हैं। एंजाइम कंसंट्रेशन पे क्या होता है कि अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है ना, उसके लिए भी हम ग्राफ बना लेते हैं। अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होता चला जाता है अगर एंजाइम भी ठीक ठाक अमाउंट में प्रेजेंट है। तो उसके लिए आप समझ सकते हैं कि ये है, दिस इज व्हाट योर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एंड दिस इज एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन तो एक तरह का एकदम लीनियर फैशन में आपका ऐसे बढ़ना चाहिए, है ना। एंजाइम भी ठीक ठाक अमाउंट में प्रेजेंट है और सबस्ट्रेट भी ठीक ठाक अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी दोनों ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं। इस केस में, इन दिस केस व्हाट हैपेंस कि स्पीड बढ़ती ही चली जाएगी, रिएक्शन का रेट बढ़ता ही चला जाएगा और ये बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन एक लिमिट आती है जिसके बाद ये एक्टिविटी अपने आप कम होने लगती है, यानी एक मैक्सिमम लिमिट यहाँ भी आती है जहाँ पे कि स्पीड कम हो जाती है, सबस्ट्रेट इसको लिमिट करता है।
ठीक है। तो आप नॉर्मल कंडीशन में कहते हैं कि जैसे जैसे हम एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, बट एक सर्टन लिमिट के बाद, क्योंकि सबस्ट्रेट के साथ एक्शन होना है, तो उसके बाद ये भी एक लीनियर एक पैरेलल अरेंजमेंट शो करेगा, यानी एक कांस्टेंट स्पीड से फिर रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट ही इस स्पीड को कंट्रोल कर देता है और रोकना शुरू कर देता है, क्योंकि जैसे जैसे सबस्ट्रेट पे एंजाइम के रिएक्शन होंगे वैसे वैसे वो सबस्ट्रेट क्या होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कम होगा तो किसी एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाके जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और एंजाइम का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा तो स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है, रेट ऑफ रिएक्शन कम होना शुरू हो जाता है। ये समझ में आ गया। तो ये एंजाइम कंसंट्रेशन का इफेक्ट था। आगे हम देखते हैं टेम्परेचर और पीएच का इफेक्ट। तो टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करें तो टेम्परेचर जो सबसे बेस्ट टेम्परेचर होता है एंजाइम्स के वर्क करने के लिए वो 35, 36, 37 डिग्री सेल्सियस, यानी 35 से 37 के बीच में सबसे बेस्ट एक्टिविटीज़ अपने शो करते हैं। जैसे ही 37 से ऊपर बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे इनकी एक्टिविटी कम होती है और 40 के प्लस जाने पे तो ये डीनेचर्ड हो जाते हैं, बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे ही बहुत ही लो टेम्परेचर पे भी ये बिल्कुल काम करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं, स्टॉप, इनकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। यानी जो इनका बेस्ट एक्टिंग मीडियम है वो 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। ठीक है। तो टेम्परेचर भी बहुत इफेक्ट करता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करेंगे, बहुत लो टेम्परेचर पे भी काम नहीं करेंगे। पीएच वैल्यू की बात करें तो अलग अलग एंजाइम, इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता, अलग अलग एंजाइम अलग अलग पीएच वैल्यू पे स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे स्टमक में जो पेप्सिन एंजाइम है उसको पीएच वैल्यू 2 से 2.5 के आसपास का चाहिए, है ना। तो पेप्सिन जो है वो उसकी पीएच वैल्यू लगभग 2 के आसपास रहती है और इस पीएच वैल्यू पे एकदम बेस्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है ना। इसी तरह से जो हमारे इंटेस्टाइनल एंजाइम्स हैं जैसे अमाइलेज, जो पैंक्रियास से निकलने वाले पैंक्रियाटिक अमाइलेज हो गए, उनके लिए पीएच वैल्यू एल्कलाइन मीडियम वाला चाहिए, या वहाँ के जो प्रोटीन वाले एंजाइम हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, उनको भी एल्कलाइन मीडियम, दैट इज पीएच वैल्यू ऑफ मोर देन 7 और वो लगभग 8.5 के आसपास उनका बेस्ट फंक्शन होता है। ठीक है। तो 8.5 के आसपास वो अपना बेस्ट फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया। यानी पीएच वैल्यू अलग अलग एंजाइम के लिए अलग अलग होता है। और हाँ, बहुत बड़ी बात कि पेप्सिन कभी भी 8.5 पे फंक्शन नहीं करेगा, यानी पीएच वैल्यू किसी भी एंजाइम के लिए बड़ा स्पेसिफिक फैक्टर है, बहुत स्पेसिफिकली उस पर वर्क करते हैं। ठीक है। सो दीज आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। नाउ we are moving to the enzyme inhibition, and यहाँ पे दो तरह के एंजाइम के इनहिबिशन हो सकते हैं, एंजाइम इनहिबिशंस होते हैं, and these are what? These are competitive and non-competitive inhibition. तो competitive inhibition and non-competitive inhibition एंजाइम्स में होते हैं। ठीक है। तो इसको समझने के लिए आइए इस डायग्राम को समझते हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो होते हैं जिनकी मॉर्फोलॉजी बाहर से देखने में लगभग एक दूसरे जैसी होती है और वो एंजाइम पे जाके बाइंड हो जाते हैं जिससे कि एक्टिविटी दूसरा वाला एक्टिव नहीं हो पाता है। अब इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो सबस्ट्रेट हैं, सबस्ट्रेट ए और सबस्ट्रेट बी, और एक एंजाइम है ई। सबस्ट्रेट ए वो सबस्ट्रेट है जिसको एंजाइम ई इजीली दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है और करता है, जबकि सबस्ट्रेट बी ये ऐसा सबस्ट्रेट है जो सबस्ट्रेट ए के जैसा दिखता है, लेकिन अगर वो एंजाइम ई से जुड़ जाएगा तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा।
तो इस तरह का जो इनहिबिशन होगा या जो इनहिबिटर होंगे, जैसे बी एक इनहिबिटर हो गया तो उसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहेंगे, यानी उसको एक्टिव साइट पे जाके इनहिबिटर को बाइंड होना पड़ेगा। जहाँ पे ए बाइंड होता है वहाँ पे बी को बाइंड होना पड़ेगा, तब जाके कॉम्प्लेक्स के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा था वो स्टॉप होगा। जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव में ऐसा कुछ नहीं है, उस साइट पे यानी एक्टिविटी की साइट पे जाके बाइंड नहीं होना है, किसी दूसरी साइट पे जो कि प्रेजेंट होते ही हैं एंजाइम में, बहुत सारे पॉकेट्स होते हैं, तो वहाँ पे जाके बाइंड होना है और कॉन्फॉर्मेशनल चेंज कर देना है। तो एग्जांपल के साथ समझते हैं, आइए। ये देखिए, कॉम्पिटिटिव में हमने एक एग्जांपल लिया कि एंजाइम सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो सक्सिनिक एसिड जब इससे अटैच होता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है और फाइनल प्रोडक्ट फ्यूमेरिक एसिड हमें देता है, साथ में एंजाइम बाहर निकल जाता है। अब क्योंकि ये साइट जो है लगभग स्क्वायर टाइप का है, इसी और सक्सिनिक एसिड के जैसा मिलता जुलता स्ट्रक्चर मेलोनिक एसिड का है यहाँ पे। तो मेलोनिक एसिड क्या करेगा कि अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, तो इसकी साइड पे जाके ये जुड़ जाएगा एंजाइम की साइड पे। जब ये जुड़ जाएगा तो क्योंकि ये एंजाइम सक्सिनिक एसिड को हाइड्रोलाइज कर सकता है, उसका ब्रेक डाउन कर सकता है, मेलोनिक एसिड को तो ब्रेक डाउन कर नहीं सकता। तो इस कंडीशन में कॉम्प्लेक्स तो बन गया लेकिन कोई भी प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। सो दिस इज व्हाट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, ये एंजाइम की जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग, इसमें बहुत सारे पॉकेट्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया। तो कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं, कुछ और साइट्स होती हैं। तो यहाँ पे ये जो साइट है, ये प्रोडक्ट ग्रीन कलर का हमारा क्या है, सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट किससे जुड़ गया, एंजाइम से जुड़ गया, पर्टिकुलर साइट पे जुड़ गया, तो इसकी एक्टिविटी हुई और हमें प्रोडक्ट मिल गया। और ये जो साइट आप जो देख रहे हैं ट्रायंगुलर शेप का, ये इनहिबिशन साइट है, ये इनहिबिशन साइट है, या एक सेकंड साइट है जो एंजाइम में प्रेजेंट है, जहाँ पे इनहिबिटर आके जुड़ सकता है। अब ये इनहिबिटर है हमारा, लेकिन इनहिबिटर फर्स्ट केस में अभी जुड़ा नहीं है। अब अगर इनहिबिटर यहाँ से जुड़ा नहीं है तो इजीली अपना ये टास्क कंप्लीट करता है। लेकिन अगर इनहिबिटर को यहाँ जोड़ दें, लाइक इन दिस केस, नाउ अब यहाँ पे इनहिबिटर जुड़ गया, ठीक है। और हमारे पास क्या था, हमारे पास ये सबस्ट्रेट है जो इस शेप में है, लगभग इन्वर्टेड डी के शेप में। तो एक्चुअल में इसके जुड़ने से, इनहिबिटर के जुड़ जाने से, इनहिबिटर के जुड़ने से क्या होगा कि इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाएगा। अब ये इस शेप में हो जाएगा, चेंज इन कॉन्फॉर्मेशन। तो जो एंजाइम की एक्टिविटी साइट थी उसके कॉन्फॉर्मेशन में चेंज हो गया। इन दिस केस द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड हियर, ये बाइंड नहीं हो पाएगा। और जब ये बाइंड नहीं हो पाएगा तो कोई प्रोडक्ट नहीं या कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, नो प्रोडक्ट नो रिएक्शन। सो दिस इज व्हाट कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो बायोमॉलिक्यूल के चैप्टर से ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद कर सकते हैं। ओके, कोई भी क्वेरीज हो आप फ्रिक्वेंटली पूछिए, मैं आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।